हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम एसएससी जीडी 12 जनवरी से फर्स्ट का पेपर देख रहे हैं। तो आप देखना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो एथलीट हैं ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखना सर्कुलर रेस का क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, एक गोलाकार ऐसे एक वृत्ताकार आपको ट्रैक दे रखा है जिस पे दो एथलीट दौड़ रहे हैं। ठीक है, कितने की स्पीड से? 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और दूसरा दौड़ रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहा है। एक कैसे दौड़ रहा है और एक कैसे दौड़ रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो गोलाकार ट्रैक है, जो सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1800 मीटर है। कितनी है? 1800 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस बिंदु पर यहाँ पर लौटने में वो एक कितनी बार मिलेंगे बीच में, ये बताना है। ठीक है ना, कितनी बार मिलेंगे ये बताना है। तो हम पहले ये निकाल लें कि ये फर्स्ट टाइम कब मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब मिल रहे हैं। तो जब हम प्रथम बार मिलने का समय निकालेंगे, इसका प्रथम बार जो इनका प्रथम बार मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका फॉर्मूला होगा क्या? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। कौन सी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे लिख लो S1 प्लस S2। ठीक है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो 1800 डिवाइड बाय 6 + 9। ठीक, तो कितना आया? 1800 बटे 15, यानी 15 × 15 120 सेकेंड। यानी 120 सेकेंड बाद पहली बार ही मिल जाएंगे, 120 सेकेंड बाद। ठीक है, इसी तरीके से 120 सेकंड बाद फिर मिलेंगे, 120 सेकंड बाद फिर, 120 सेकंड बाद फिर। लेकिन हमें उसी ट्रैक पर यहाँ पर लौट कर आना है। जब यहाँ पर लौट के आना तो ये तो देख लें कि ये पूरा समय कितना लगेगा एक बार मिलने में। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या निकालना, पहले टाइम निकालना। क्या निकालना? टाइम। कैसे? यदि ये 9 की स्पीड से जा रहा है 1800 मीटर, तो इसको पहले एथलीट को कितना समय लगेगा? तो पहले एथलीट का टाइम निकालते हैं, 1800 बटे 9। कितना? 1800 बटे 9, यानी कि 200 सेकेंड। ठीक है, कि दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। ठीक, अब दूसरा एथलीट 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है 1800 मीटर। तो भाई आप देखो 1800 बटे 6, यानी कि 300 सेकेंड। कितने? 300 सेकेंड। ठीक है, यानी कि पहले एथलीट को पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड। और दूसरे वाले को कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड। तो यानी जब एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या लेना होगा हमें? इनका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम। तो 200 सेकंड और 3 सेकंड का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 600 सेकंड। क्या आएगा? 600 सेकंड। तो यानी 600 सेकंड बाद उसी बिंदु पर आगे मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना क्या है कि पूरे ट्रैक पर ये कितनी बार मिलेंगी। तो आप देखें 120 सेकंड बाद ये मिल रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल 600 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन 120 सेकंड में एक बार मिल रही है। 120 सेकंड में एक बार मिल रही है, तो 600 सेकंड में कितनी बार मिलेगी? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। समझ गए ना आप? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लेना। अब आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कार को पूरी तरह से पार करने में
ट्रेन को कितना समय सेकंड में बताना है, और लिखा हुआ है ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान नहीं दें। मतलब हम ट्रेन की लंबाई मान के चलेंगे, कार की लंबाई को नेग्लिजिबल मानना है, कि मानना ही नहीं कि कार चले उसे खम्मा का रूप दे सकते हैं कि खम्मा या व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो आप देखें कैसे कि एक ट्रेन रेल पथ है, इसे रेलवे ट्रैक की मान लो। ठीक, 129 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ट्रेन। ठीक, ये ट्रेन है, इस पर इस तरीके से ट्रेन चल रही है 129 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 943 मीटर। और इसी के समांतर एक सड़क है छोटी। ठीक, इस पर क्या चल रही है, एक कार चल रही है, तो आप कार कहीं भी मान लो, इस तरीके से कार चल रही है। ठीक, एक कार है, एक कार चल रही है कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, और दोनों कैसी दिशा में है, समान दिशा में है। ठीक है, तो समान दिशा में है तो हमें बताना है कि पूरी तरह कब पार करेंगे। जब पार करने का क्या बताना है, समय बताना है। तो समय कैसे बताएंगे कि ट्रेन पार करिए कितना, पार समय क्या होता है, दूरी बटे 4। क्या, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है 943। इसकी हमें डिस्टेंस तो मानना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पार कैसे करेगी, इस तरीके से पार करेगी ना। ठीक है, तो आप देखना 943 तो ट्रेन की लंबाई होगी। जब एक दूसरे को पार कर रहे हैं और समान दिशा में पार कर रहे हैं, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो स्पीड माइनस होगी, तो 129 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 69। कितना बचेगा 69 बचेगा। ठीक है, और किस में दे रखा है ये हमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किस में था मीटर में, तो इसे कन्वर्ट कर दें मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 करके। ठीक, आप इसे काटें, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 6 18। ऊपर 23 से काटो, कितना होगा 23 चौक 92 और 23 से कम 23, ये आ गया। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 6 चौक 24 और 1 6 और 1 5। ठीक, अब इसे 5 का ही भाग लगाएं, कितना जाएगा 5 चौक 20 और 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी 49.2 कितना आएगा 49.2 सेकेंड आएगा, है ना, इतने समय बाद। लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना था, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना होगा 49 सेकेंड। ठीक है, 49 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जो कार की लंबाई थी उसे कुछ मानना ही नहीं है, तो ये मान के चलना एक ट्रेन किसी खम्भे को पार कर रही है, खम्भे को पार करना यानी कि ट्रेन खुद को पार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75 है तो x का मान बताना है। आपको क्या दे रखा है 3:5 इक्वल टू x अनुपात 75। तो इसे सॉल्व कर दें, x/75, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, 5 दूनी 10 5 25, तो x कितना आएगा आपका, ये सॉल्व करें, सही लिखा हुआ है 5 एकम 5 5 25, यानी कितना आएगा x 45 आएगा। कितना आएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट देखें कि एक बेलन का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। व्यास यानी कि आप बेलन, तो बेलन कैसा है ऐसे, ये रहा बेलन। ठीक है, एक मिनट, ये रहा बेलन, इसका आपको व्यास दे रखा है, व्यास यानी ये अंदर का कितना 14 सेंटीमीटर, कितना 14। तो त्रिज्या आधी होगी, त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 220। क्या दे रखा है 220, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 220। तो लिखना 2 गुणा 22/7, और आपकी त्रिज्या कितनी थी 7 और h। ठीक है,
तो यहाँ से क्या मिला 220 काट दें, 22 से काटें, ये आ गया 10, ठीक है। और 7 7 कट ही गया, 2 पंजा 10। तो ऊंचाई कितनी मिल गई आपको? 5 मिल गई। कितनी मिल गई? 5 मिल गई। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 × 7। और एच कितना दे रखा है आपको? 5। तो 5 यहाँ रखें, करें कितना आ गया? 7 × 5 35, 5 दूनी 70, 70 × 11 यानी कि 770, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 770 सेंटीमीटर क्यूब हमें बेलन का आयतन होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद, यानी 3 तिमाहियों के मतलब 3 महीने की गणना हो रही है, के बाद मिश्र धन 13,310 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक हो और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताएं क्या दे रखा है आपको? दर दे रखी है 40%। कितनी? 40%। और समय कितना दे रखा है आपको? समय दे रखा है 3 तिमाही की गणना हो रही है, यानी समय है 9 महीने, ठीक है। 3 तिमाही यानी 3 माह की गणना 3 बार हो रही है, यानी कि 9 महीने टोटल आपको ये दे रखे हैं। आपको क्या बोला गया है कि आपको तिमाही गणना करना है। तिमाही गणना करना है तो दर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? दर भी 3 महीने में काउंट होगी, यानी कि 3/12 है ना, 3/12। तो इस पर दर पे क्या पड़ेगा? 3 चौक 12 और ये दर हो जाएगी 10%। और 3 महीने में गणना हो रही है तो 9 महीने में कितने बार गणना होगी? 3 बार गणना होगी। तो आप बताएं, आपको बताना क्या है? आपको बताना है मूलधन। क्या बताना है? धनराशि, यानी वर्तमान धनराशि यानी मूलधन बताना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि कोई राशि पहले साल 10% बढ़ रही है, यानी कि आप क्या कहोगे? 10 से 11 हो रही है। दूसरे साल भी 10 से 11 10% इधर लग रहा है, और 30 साल भी 10 से 11। तो क्या हुआ? 1000 से 1331। 1000 आपका मूलधन था और 1331 क्या है आपका? मिश्रधन है। आपको सवाल है मिश्रधन कितना दे रखा है? सवाल है मिश्रधन दे रखा है आपको 3110। आपका मिश्रधन कितना है? 1311। और आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका 100 से नहीं 1000 से, तो आपका कितना आएगा? 10,000 रुपये, ठीक है। वर्तमान धनराशि रही होगी। आप चाहते तो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ चिपका देते, तो आंसर आपका कितना हो जाता? 10,000, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5,000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून पर 16% की छूट है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो आप बताएं 500 रुपये 5,000 रुपये में 1 दर्जन पतलून है, 1 दर्जन, ठीक है। यही लिखा हुआ है 5,000 रुपये में 1 दर्जन पतलून, इस पर MRP डली हुई है, ऐसा कुछ है, ठीक। तो एक पतलून की कीमत क्या होगी? 5,000 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 1 दर्जन में कितना होता है? 12 पतलून होंगे, ठीक है ना। 1 दर्जन में 12 पतलून होंगे। इस पर क्या हुआ? MRP आ गई 1 पतलून की। अब इस पर कितना? 16% डिस्काउंट दे रहा गया। 16% डिस्काउंट दिया गया तो कितने में सेल कर रहा होगा? कितने में सेल कर रहा होगा? 84%। इसमें कितने में? 84 में, 84 में। तो इसे सॉल्व करें आप, कितना आएगा? 2 से 2 जीरो काटें और 12 7 84, यानी कि 350 SP। यानी एक पतलून का विक्रय मूल्य कितना है? 350 है। कितना है? 350 है। लेकिन वो कह रहा है 2100 रुपये में कितने पतलून? 2100 रुपये में कितने पतलून? एक पतलून की कीमत है 350, तो एक पतलून की कीमत 350 है, तो 2100 रुपये के पतलून खरीदे। इसका मतलब कितना आएगा? ये आएगा 6 टाइम्स, यानी 6 पतलून। कितने? 6 पतलून। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने जोड़ी पतलून, तो वैसे 3 होना चाहिए, लेकिन
क्योंकि जोड़ी में दो दो होना चाहिए तो 3 आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम 6 पतून लाएँ, कितना 6। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भाग दे रखे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है। तो हमें आकाश की एवरेज स्पीड बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो क्या हो रहा है, 5 की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है आकाश। उसके बाद उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उतनी ही दूरी 15 की स्पीड से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इनको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 30, तो 5 छक 30, और ये कितना आया 10 तिया 30, और ये कितना है 15 दूनी 30। अब ये डिस्टेंस 30 है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल समान कर रहे हैं, इसलिए हम 3 गुणा कर देंगे। ऐसा मान के चलेंगे, इसने भी 30, इसने भी 30, तो 90 टोटल हो गया। तो इनका ये कितना है टाइम, तो 6 3 9, तो 11 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 90/11, यानी 11/88, 2/11। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ गया। इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या दे रखा है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, तो कमी परसेंट बताइए। कोई संख्या 200 थी, घटाकर कितना कर दिया 150। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 50 की कमी हो गई। कितने की 50 की कमी, 50 की कमी हो गई तो कमी परसेंट बताना था। 50 की कमी हुई है कितने से 200 से × 100। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना इसमें कमी परसेंटेज बताना था। तो कितनी की कमी होगी, तो आप देखें 0 से 2 0 काटे, ये कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। समझ गए आप। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेहुल 56,000 रुपये में एक कार खरीदता है और इसे पुनर्निर्मित करता है। अंततः उसे 5,60,000 रुपये में कार खरीदता है और इसे पुनर्निर्मित करता है और 6,40,000 में बेचता है। तो बताना है कार के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि है। तो आप देखना, आपने 5,60,000 में कोई कार खरीदी, 5,60,000 में। ठीक, आपने उस पर पुनर्निर्माण किया, उस पर मॉडिफिकेशन किया और अंत में कितने में सेल किया 6,40,000 में। कितने में 6,40,000 में। इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया। ठीक है, तो आपने खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा 80,000 का। कितने का 80,000 का। इनका डिफरेंस लेंगे तो 80,000 होगा। तो आपको निकालना है क्या लाभ परसेंटेज। कितना लाभ परसेंट, यहाँ पर बोल रहा है कितना वृद्धि हुई, तो वृद्धि परसेंटेज बोल दो आप। ठीक है, वृद्धि परसेंटेज। तो आप देखना 8,000 80,000 की वृद्धि हुई है कितने से 5,60,000 से। 5,60,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालना है। तो 0 0 काटो और 8 7 56, यानी कितना आएगा 100/7 परसेंटेज की वृद्धि हुई। कितना 100/7%। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x भूतल पर स्थित है, यानी जमीन में स्थित है। भूतल मतलब जमीन में स्थित है। जमीन में स्थित लिफ्ट से चढ़ता है और 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाता है। तो आप देखें कैसे, कहना क्या चाह रहा है वो कि कोई इस तरीके की लिफ्ट है, ये नीचे कोई लिफ्ट है, ऐसे ये लिफ्ट है, यहाँ से वो चढ़ना स्टार्ट कर रहा है ऊपर की साइड। कितनी की रफ्तार से 30 मंजिल प्रति मिनट, 30 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। और बाय ये एक्स बाय उसी समय 85 मंजिल पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है। तो उसी समय 85 मंजिल पर दूसरी में, ये कहीं 50 मंजिल यहाँ कहीं है। ठीक है, 50 मंजिल ऊपर चढ़ता है और 45 की गति से नीचे आता है। तो ये 45 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो पूछा गया है किस मंजिल पर उनके
मार्ग मिलेंगे, किसी मंजिल पर रुक नहीं रहे, ये बताना है हमें। तो आप देखें कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए और टोटल जाना कहाँ है आपको, 50 मंजिल तक ही जाना है। टोटल कितनी मंजिलें हैं, 50 मंजिलें हैं। और आप 45 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से उधर से आ रहे हो और 30 मंजिल की मिनट की रफ्तार से नीचे जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप देखें यानी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 50 मंजिल है टोटल, आपको ट्रेवल कितना करना है, 50 मंजिल। और जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएंगी, इनकी स्पीड जुड़ जाएंगी। तो 45 और कितने हो गए, 75 हो गए। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 मिनट। कितना आ गया, 2/3 मिनट बाद ये मिल जाएंगे। लेकिन हमें बताना है कितनी कौन सी मंजिल पे मिलेंगे, तो ये बताना है। तो आप देखें ये 30 की रफ्तार से इधर जा रही है और 2/3 मिनट बाद मिल रही है। तो कौन सी मंजिल पर मिलेंगे, कौन सी मंजिल पर मिलेंगे, देखो आप कौन मंजिल पर मिलेंगे ये बताना है। मंजिल पर मिलेंगे कौन सी पर, 30 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से गए और 2/3 मिनट बाद मिले हैं, यानी कि ये 10, यानी 20 मंजिल पे जाके मिल जाएंगे। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 20 मंजिल पे जाके मिलेगा, ऊपर से आता तो 30 मंजिल पे, तो हमसे नीचे से ही पूछा तो 20 मंजिल पे जाके ये मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 15 मजदूरों में रुपये 12,600 बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला लड़के का तिगुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करती है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। तो आपको ये बताना है। आपके मजदूर कितने हैं टोटल, 15 मजदूर है। कितने हैं, 15 मजदूर है। कितने, 15 मजदूर है। और ये 12,600 रुपये बांटे जा रहे हैं इनमें। ठीक है, अब देखें आप, बोला है महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना है। जो महिला है वो प्रत्येक लड़के का कितना है, बॉय लिखते थे, तिगुना है, तो तिगुना लिख दिया। ठीक है, प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना है। और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना है। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का कितना है, 7 गुना है। तो आप देखें लड़का दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों का कितना, 1-1 रेशो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महिला और लड़के और पुरुष, इनका रेशो कितना आएगा, महिला 3 है, लड़के 1 और पुरुष का 7। लेकिन हमें बोला क्या, ये तो प्रत्येक महिला का 1 पुरुष 3, ठीक है, और तिगुना प्राप्त इतना रुपया और लड़का इतना प्राप्त कर रहा है और 1 पुरुष इतना प्राप्त कर रहा है। लेकिन हमें बताना क्या था कि उसमें कितने पुरुष हैं, 7 तो पुरुष हैं, है ना, और 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। तो आप देखें अगर एक महिला 3 रुपया प्राप्त कर रही है तो 5 महिलाएं कितना प्राप्त, 3 महिलाएं कितना, 3 गुणा करेंगे, ये आ गया। और लड़के 5 लड़के हैं तो 5 गुणा करेंगे और 7 पुरुष हैं तो 7 गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मिल जाएगा हमें कितना मिला, 9, 5 और 49। ठीक है, तो आप देखें टोटल रुपया कितना था, 12,600। कितना था, 12,600। अपना टोटल कितना है, इनको जोड़ें, कितना है, 54 और ये कितना, 63 आ गया। हमें पूछा क्या गया है, प्रत्येक महिला का हिस्सा। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना था, एक महिला का हिस्सा 3 था और तीनों महिला का 9 था। तो अपन एक महिला का पूछा है तो 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 दूनी 56 और 126 और ये कितना आ गया, 600। कितना आ गया, 600 रुपये। तो एक महिला का हिस्सा कितना था, 600 रुपया था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है कि आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया। शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो आपको ये बताना है। तो क्या बोला है, अपन आरव और दुर्गा के बारे में बोला, आरव को ए लिख देते हैं, दुर्गा को डी। ठीक, कितना, 33 दिन में काम करते हैं, 33 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन क्या किया,
उन्होंने सिर्फ 15 दिन तक कार्य किया है। अगर 15 दिन तक कार्य किया है तो इन्होंने कितना काम कर लिया? 15 दिन तक कार्य किया है तो इन्होंने किया है 5/11, यानी 5/11 भाग कंप्लीट कर लिया है। तो बचा कितना? एक में से माइनस कर देंगे, एक में से माइनस कटेंगे, तो यानी कि शेष भाग जो बचा है, शेष काम जो कंप्लीट करना है वो बचा है, शेष काम बचा 6/11। 5/11 कंप्लीट हो चुका है, 6/11 बचा हुआ है। इसे कौन कर रहा है? इसे दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया है, यानी इसे 30 दिन लगे इस काम को कंप्लीट करने में। किसे? दुर्गा को। शेष काम कौन कंप्लीट कर रहा है? दुर्गा कर रहा है, दुर्गा ने किया, यानी डी फॉर दुर्गा, डी लिख दो। तो आप देखें तो अगर एक दुर्गा पूरे समय तक काम करती तो कितना करती? 6×5 = 30, यानी इसे दुर्गा को कितना दिन लगता? 55 दिन लगता। कितना? 55 दिन अगर पूरा काम कंप्लीट करती तो। हमसे क्या पूछा है? आरब का पूछा, दुर्गा का नहीं। तो आपको क्या निकालना है? ए और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, a + d कितना दे रखा है? 33। तो आप इनका एलसीएम लें, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 165। कितना आएगा? 165। तो 55 × 165 और 33 बन जाए 165। ठीक है, आपको क्या बताना है? आरब का। अगर तो आप देखें आरब और दुर्गा मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही हैं और दुर्गा अकेला 3, तो आरब कितना कर रहा हो एक दिन में? 2 यूनिट। आप ऐसे घटा के देख लो चाहे, ठीक है, काट देना, और एक की वैल्यू 2 आई, तो 2 का इसमें भाग लगा दें, तो कितना आएगा? 2 × 8 = 16। और कितना ऑप्शन क्या दे रखा है हमें? 165/2 ही दे रखा है, तो 165/2 ही आंसर। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखें आप, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमें बताना है इसके असहज भाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, नॉन डिविजिबल नंबर पेयर्स बताने हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या होती है सहभाज्य संख्या? जिनका HCF क्या हो? 1 हो। कितना हो? 1। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप देख लो किस ऑप्शन में HCF 1 है, वही आंसर है। ठीक है, तो आप देखो इसका HCF तो 21 है, इसका 9 है और इसका 3 है, इसका HCF 1 है। तो आप देख लो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसमें कितना 21 ही कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है ना। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका HCF 1 है। तो सहभाज्य संख्या हो जाएगी HCF जब 1 होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को कितने दिनों में? 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती हैं तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्या दे रखा है आपको कि दे रखा है आपको 12 फीमेल और 16 मेल। कितना? 16 मेल कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 11 दिनों में। कितने में? 11 दिनों में। तो 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क मिल गया ये हमें। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फीमेल कितना करती है और मेल कितना करता है। तो हमें क्या दे रखा है कि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेता है, यानी कि जो फीमेल है मेल से डबल टाइम ले रही है। ठीक है, ये टाइम है। अगर महिला दुगना समय ले रही है तो काम धीमे धीमे कर रही होगी, यानी कि जो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, यानी कार्य क्षमता, जो जस्ट कार्य क्षमता क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1 और ये 2, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करेगी तभी इसे जहाँ समय लग रहा होगा स्पीड से काम कर रहा होगा तो इसे कम समय लग रहा होगा। तो आप देखना फीमेल 1 यूनिट काम कर रहा है और मेल 2 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ रखें फीमेल की वैल्यू, यहाँ पर कार्य क्षमता रखते हैं हमेशा। तो देखना 12 फीमेल की वैल्यू कितनी है? 1 और 16 मेल की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 11। तो आप देखना कितना मिला? 12 + 16 दूनी 32 और गुणा 11। ठीक है, तो आप देखें ये कितना हुआ? इसको आप जोड़ेंगे तो आपको हुआ 44 और 44 गुणा 11 करना है ना। तो आप देखना कितना आ रहा है? 4 8 4। ठीक है, 484 है। तो हमें क्या बताना है?
16 पुरुष, तो 16 पुरुष करना है, तो 16 पुरुष कितना होगा, 16 मेल, तो यानी एक मेल की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कितना होगा 16 दूनी 32, यानी 32 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें 32 का डिवाइड लगा दें, काटें कितने से, 8 चौक 32, और 1 मिनट, फीमेल की वैल्यू 1 है, 12 फीमेल, 16 दूनी 32। ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में दुगना समय ले रहे हैं, तो 32, ये कितना हुआ 44, 484, और हमें क्या बताना है, 16 पुरुष, 16 दूनी 32। आप इसे 1 मिनट 32 लिखा है, इसे आप काटें 4 से, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कितना आएगा 121 बटे 8 दिन। ठीक है, 121 बटे 8 दिन में 16 पुरुष इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 6750, यानी दो संख्याओं का गुणनफल है, तो a इंटू बी कर दें, कितना दे रखा है 6750। ठीक, और क्या दे रखा है, और दे रखा है उनका एलसीएम कितना, 450, कितना 450। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, उसके एचसीएफ के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, उसके एचसीएफ के बराबर है, यानी a माइनस बी इक्वल टू एचसीएफ है, ये दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें छोटी संख्या बतानी है। तो आप क्या जानते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो आप देखें a इंटू बी आपको कितना दे रखा है 6750, और एलसीएम कितना दे रखा है आपको 450, और यहाँ से आप एचसीएफ निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कैसे, काटने से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसे 5 से काट लें, 5 9 45, 5 एकम 5, और एक 5 3 15, और 5 25, और ऐसे 9 से काटें, 9 एकम 9, 9 5 45, यानी आपका एचसीएफ कितना रहा है, एचसीएफ कितना 15, कितना 15, एचसीएफ आ गया 15, यानी कि a माइनस बी आपका 15 आ गया। तो आप देखना, आप क्या जानते हो, आप एलसीएम इक्वल टू जानते हो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई दो ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो आप देखें एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 450, कितनी 450, और एचसीएफ कितना है आपका 15, और एक्स इंटू वाई। ठीक, तो 15 दिए 45, 30 आ गया एक्स इंटू वाई। तो आपको इनको ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका एचसीएफ कितना है 1 आए। तो आप कहोगे इनको तोड़ सकते हैं हम 1 गुणा 30 में, और तोड़ सकते हैं 5 गुणा 6 में। ठीक, तो ऐसी दो अभाज्य संख्या बन गई है। अब इन अभाज्य संख्या में जब एचसीएफ का गुणा होगा तो हमें क्या मिलता है, संख्या मिलता है। तो संख्या मिलती है, तो ऐसी 15 गुणा इसमें होगा तो 15 एकम 15 ही आ गया, और 15 गुणा इसमें होगा तो 450 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस एचसीएफ के इक्वल यानी कि 15 आना चाहिए। तो 15 आ रहा है क्या 450, 15 का डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप इसमें देखें 15 गुणा इसमें होगा तो 15 5 75, और 15 छक्के 90। तो आप देखें इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों संख्या का, और इनका गुणा भी 6750 आना चाहिए। तो गुणा भी करेंगे तब भी आएगा 6750, यानी कि इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी रही होगी 75 रही होगी। क्या रही होगी 75 रही होगी। अगर आपको इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे। एचसीएफ का आपका कितना आ गया था 15 आ गया था, तो आप इसको भी लगा सकते हैं इधर, इस फॉर्मूले को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालना है, a माइनस बी आपको दे रखा है और a बी भी आपको दे रखा है। यहाँ पर पुट करेंगे तो a प्लस बी मिल जाएगा, और a प्लस बी मिल गया और a माइनस बी आपको दे ही रखा है। विलोपन विधि लगा देना तो आपको क्या आ जाएगा, a और b की दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, जो छोटा है वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना
कि एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी कि 125 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो, और इसके बाद क्या बोला है कि इसे सॉल्व भी कर लो, ये आ गया 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया, 25 से काट दिया। उसने बोला अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट, तो इस पर 12% डिस्काउंट लगेगा। अगर इस पर 12% डिस्काउंट लगेगा तो कितना लग जाएगा, 12×5 यानी 0.6। तो बचा कितना, बचा हमें 4.4। कितना, 4.4 में सेल करेंगे हम इसे। ठीक, अगर आपने 4 रुपये में खरीदा है और 4.46 में बेच रहे हैं, यानी कि 0.4 का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, 0.4 का लाभ हो गया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ कितने का हुआ है, 0.4 का। लाभ यानी किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, तो 4×100। ठीक है ना, दशमलव से 0 कट गया और 4 यानी 10% आया। कितना आएगा, 10%। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि यदि किसी घन की सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6√2, तो इसका आयतन बताना है। तो आपको पता है घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है a√3, यही होता है। तो आपको क्या दे रखा है विकर्ण, 6√3, तो a√3, ये √3 से √3 कट गया, यानी ये कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, 1/3। आपको एक की वैल्यू कितनी मिली है, 6 मिली है, तो आप यहाँ पर रख दें 6 का क्यूब, यानी कितना आएगा, 216। कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना, घन का आयतन एक क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि 50,000 की राशि पर 6% वार्षिक दर 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और निकटतम पूर्णांक में बताना है। तो आप देखें, आपको अर्धवार्षिक गणना करनी है और समय आपको कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो आप देखें, आपका मूलधन कितना है, आपको दे रखा है 50,000। कितना, 50,000। ठीक, और आपको दर दे रखी है 6%। कितनी, 6%। और समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। तो आप मुझे एक बात बताएं कि गणना कैसी हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है, छमाही गणना हो रही है। जब गणना अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाएगी, यानी 3%। ठीक है, और समय डबल, यानी समय डबल, यानी कि ये 24 महीने 6-6 महीने में कितनी बार गणना होगी, 4 बार, तभी 2 साल हो पाएंगे, यानी 4 बार गणना होगी। और हमें निकालना क्या है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, हम सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की इस रेशियो का यूज करेंगे जब 4 बार गणना होगी 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, 4 साइकिल्स हैं इसमें। तो आप देखें 50,000 का 3% कितना होगा, 1500। ठीक, और 1500 का 3% कितना होगा, 15×3=45। ठीक है, और इसका 3% कितना होगा, 1.35। और इसका कुछ और निकालें तो और दशमलव में आएगा। ठीक है, हमें निकटतम बताना है तो हम इसी से बता देंगे। 15×4 = 60, 6,000 आ गया। इसका इसमें होगा तो 9×3 = 27, 270 आ गया। इसका इसमें होगा तो 4×4 लगभग 5 दशमलव कुछ आएगा लगभग। तो आप जोड़ें इन्हें तो कितना आएगा, ये 6 और ये आ गया 275, यानी 275 के नज़दीक कोई आंसर है क्या। हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, 6275 यही आएगा। दशमलव में कुछ और आएगा तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, निकटतम बताना था तो 6275 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है। क्या बोला है कि जो SP है उसके CP का 4/3 है ना। विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है। तो ऐसे करते हैं 1:1, तो 4/3:1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4:3 आएगा। इसका मतलब आपने 3 में खरीदा है, 4 में बेचा है, यानी 1 का प्रॉफिट है। कितने का है,
1 का प्रॉफिट है तो लाभ परसेंट बताना है। तो 1 का प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट CP पर इंटू 100, तो कितना आएगा 33 सही 1/3% प्रॉफिट होगा। समझ गए ना आप, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, कितना 12 रुपये में 15 पेंसिल, 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीद रहा है और 15 रुपये में 12 बेचता है, 15 रुपये में 12 बेचता है, पेंसिल बेचता है। तो ये क्या है, खरीदा है तो CP है और बेचा है तो SP है। तो पहले एक काम करें, सबसे पहले पेंसिलों को बराबर किया जाए। क्या किया जाए, पेंसिलों को बराबर किया जाए। अगर पेंसिलों को बराबर करना है तो इसमें कितने से गुणा, 4 से, और इसमें 5 से। कैसे, क्योंकि हम ऐसे कर लेंगे 15 बटे ऐसे, तो ये 3 पंजा 15 और 4, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 का नीचे, क्योंकि 15 चौक 60 और 12 पंजा 60, यानी कि पेंसिल बराबर हो चुके हैं। अब हम बता सकते हैं कितने का लाभ है आने, तो इसमें कितने गुणा, 4 का गुणा पूरे में करना पड़ेगा, इधर ही 5 का। तो आप देख लें 12 चौक 48 और ये कितना आया 15 5 75, यानी कि आपने 60 पेंसिलें 48 में खरीदी और 60 पेंसिलें कितनी बेची हैं, 75 रुपये में बेची हैं। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप देखना 25 तो 27, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, घटाओ उसमें से 27, और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलेगा, CP पे इंटू 100। ठीक, तो आपको लाभ परसेंटेज मिल जाएगा यहाँ से। तो आप देखिए कितना मिलेगा, काटिए से 3 से 4 से काट दो, ये 25 आ गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप इसे काट दें 3 से, 3 चौक 12 और 3 9 27, 25 नंबर कितना होता है 225। ठीक है, और डिवाइड बाय 4, तो आप इसे 4 से काटें, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आपको 56.25% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आ गई। तो आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन से, मेरे हिसाब से एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ थे, हल्के से, बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। ठीक है, तो आप आज की क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना।